आप सभी को शुभ दिन। आज मैं एक रोचक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, खुश रहने का साहस। शुरू करने से पहले आइए इस बातचीत की पृष्ठभूमि तैयार कर लें। ये दो लोगों के बीच संवाद है। एक जीवन खुशी और बदलाव के अर्थ को लेकर स्पष्टता की तलाश में है और दूसरा एडलेरियन मनोविज्ञान से प्रेरित विचारों को साझा कर रहा है। एक साधारण प्रश्न से शुरू हुई ये चर्चा धीरे धीरे साहस, जिम्मेदारी और अपना मार्ग चुनने की शक्ति पर एक गहन विचार विमर्श में बदल जाती है। इस बातचीत के दौरान भावनाएं उमड़ती हैं, संदेह उत्पन्न होते हैं और प्रबल मत आपस में टकराते हैं। कई बार चर्चा तीव्र यहाँ तक कि असहज भी हो जाती है, लेकिन यही ईमानदार संवाद की प्रकृति है। ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है, जहाँ प्रश्न पूछने से खोज होती है और असहमति समझ का सेतु बन जाती है। इस संवाद में हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम अर्थ कैसे गढ़ते हैं। क्या हमारा अतीत हमें निर्धारित करता है? असफलता का भय और परिवर्तन से बचने के लिए हम किन बहानों का सहारा लेते हैं? ये आत्मचिंतन की भी कहानी है। दो आवाजें जटिल विचारों पर काम कर रही हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रही हैं और अलग तरह से जीने का साहस तलाश रही हैं। ये परिचय आपको उस यात्रा में आमंत्रित करता है, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक साथी विचारक के रूप में जो प्रश्न करने, चिंतन करने और शायद परिवर्तन करने के लिए तैयार है। शुरुआत में ये सरल लगता है ना? लेकिन जब आप वास्तव में इस पर विचार करते हैं तो पूरी अवधारणा थोड़ी उलझन भरी हो जाती है। जरा सोचिए, हमें बताया जाता है कि दुनिया एक सरल जगह है और ये केवल हमारे देखने के नजरिए के कारण जटिल लगती है। हमारा अपना व्यक्तिपरक दृष्टिकोण हर चीज को उसकी असलियत से कहीं ज्यादा कठिन बना देता है। इस विचार के अनुसार जीवन जटिल इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो जटिल है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे जटिल बनाते हैं, और यही बात हमें सुखी जीवन जीने से रोकती है। फिर एक नया मोड़ आता है। हमें फ्रायड के अतीत के कारणों से प्रेरित होने के विचार के बजाय एक लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हमें बताया जाता है कि हमें अपने अतीत में अंतहीन रूप से नहीं भटकना चाहिए या आघात को अपने जीवन को परिभाषित करने नहीं देना चाहिए। यह मानने के बजाय कि हमारा अतीत हमें आगे बढ़ाता है, ये दृष्टिकोण कहता है कि हम अपने इच्छित लक्ष्यों के आधार पर कार्य करते हैं। तो मैंने पूछा, क्या ये सचमुच सच है? और जवाब था हाँ। लक्ष्यवाद एक और महत्वपूर्ण बात सामने लाता है कि लोग बदल सकते हैं, कि किसी भी क्षण हम अपनी जीवन शैली, अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन की दिशा का चुनाव कर रहे होते हैं। और जब आप इन सभी बातों को एक साथ देखते हैं तो ये हमें खुशी, विकल्पों और अपने जीवन को आकार देने की अपनी शक्ति के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर मैंने सही समझा है तो मेरे न बदलने का कारण ये है कि मैं बार बार न बदलने का चुनाव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बदलाव असंभव है, बात यह है कि मैं बार बार वही रहने का फैसला करता हूँ। मुझ में नई जीवन शैली अपनाने का साहस नहीं है। दूसरे शब्दों में, मुझ में खुश रहने का साहस नहीं है, और यही कारण है कि मैं दुखी रहता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत समझा? जाहिर है नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। और इससे मेरे मन में अगला बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सब सच है तो मुझे वास्तव में कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी जिंदगी बदलने के लिए मुझे वास्तव में क्या करना होगा? क्योंकि अभी तक तो विचार तो समझाया गया है, लेकिन व्यावहारिक उपाय, ठोस कार्य अभी तक स्पष्ट नहीं किए गए हैं। तो अब असली सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने तथा कथित खुश रहने का साहस प्राप्त करने के लिए वास्तव में किन साधनों या कार्यों की आवश्यकता होती है। और यही वो विषय है जिस पर मैं आगे चर्चा करना चाहूंगा। आप बिल्कुल सही हैं। अब आपको अपने मौजूदा जीवन शैली से बाहर निकलने का पक्का फैसला करना होगा। आपने पहले जो कहा था उसे याद कीजिए, काश मैं वाई जैसा होता तो मैं खुश होता। जब तक आप काश की उस दुनिया में जीते रहेंगे, काल्पनिक संभावनाओं की दुनिया में आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्योंकि ये कहना कि काश मैं वाई जैसा होता सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये वास्तव में एक बहाना है। एक ऐसा बहाना जो आप खुद को देते हैं ताकि आपको कोई कदम न उठाना पड़े। बदलाव न करने का एक बहाना। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक युवा मित्र है जो उपन्यासकार बनने का सपना देखता है। वो हर समय इसी बारे में बात करता रहता है कि वो कितना लिखना चाहता है, कैसे वो अपनी रचनाओं को प्रतियोगिताओं में भेजने की कल्पना करता है, कैसे वो एक दिन पहचान पाने की आशा रखता है। लेकिन इन सब के बावजूद वह कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। जब मैं उससे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, तो वो कहता है कि उसकी नौकरी उसे बहुत व्यस्त रखती है। वो कहता है कि उसे बैठकर लिखने के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं मिलता और इसीलिए वो न तो पांडुलिपि पूरी कर पाता है और न ही उसे किसी पुरस्कार के लिए भेज पाता है। लेकिन क्या यही सच है? नहीं, असली वजह बिल्कुल अलग है। वह इस विचार को बचाए रखना चाहता है कि अगर मैं सच में कोशिश करूं तो मैं ये कर सकता हूं। कभी भी प्रतिबद्ध न होकर, कभी भी काम पूरा न करके वह इस संभावना को जिंदा रखता है। वह अपने लेखन को आलोचना से बचाता है।
वो ये जानने से बचता है कि क्या उसमें सच में प्रतिभा है या नहीं। वो कुछ अपूर्ण रचना करने और उसके लिए अस्वीकृत होने से डरता है, इसलिए लिखने के बजाय वह संभावनाओं की दुनिया में ही रहना पसंद करता है। एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद को ये बताता रहता है कि अगर उसके पास ज्यादा समय होता या अगर उसे सही माहौल मिलता या अगर हालात थोड़े बेहतर होते तो वो जरूर लिखता, और अगले 5 या 10 सालों में मुझे पता है कि वो नए बहाने ढूंढ लेगा। वो कहेगा, मैं अब जवान नहीं रहा, अब मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपने सपने की रक्षा नहीं कर रहा है, वो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी साहस से खुद को बचा रहा है। मैं उसकी भावनाओं को पूरी तरह समझ सकता हूँ, वो झिझक, वो डर। हम में से कई लोगों ने इसका अनुभव किया है, लेकिन सच्चाई सीधी सादी है। उसे बस अपनी रचना प्रस्तुत कर देनी चाहिए। अगर वो अस्वीकृत हो जाती है तो कोई बात नहीं। अस्वीकृति दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक अवसर है। हो सकता है वो सुधर जाए या हो सकता है उसे पता चले कि उसका रास्ता अलग होना चाहिए। किसी भी तरह से वह अंततः आगे बढ़ पाएगा। और जीवन शैली में बदलाव का यही मतलब है। आप एक ही जगह अटके नहीं रह सकते और बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर वो डर आता है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरे सपने चकनाचूर हो गए तो क्या होगा? ये डर लोगों को रोक देता है। ये उन्हें कोशिश करने से, जोखिम लेने से, बदलाव करने से रोकता है। लेकिन असली त्रासदी सपने का टूटना नहीं है, बल्कि खुद को ये मौका न देना है कि क्या हो सकता था। जरा सोचिए, सरल कार्यों को करना, ऐसी चीजें जिन्हें आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, फिर भी लगातार उन्हें न कर पाने के बहाने ढूंढते रहना, ये जीने का बहुत मुश्किल तरीका लगता है ना? मेरे एक दोस्त का उदाहरण लीजिए, जो उपन्यासकार बनने का सपना देखता है। उसके मामले में भी यह स्पष्ट रूप से उस काम में ही है जो जीवन को जरूरत से ज्यादा जटिल बना रहा है और अंततः खुशी को पाना कठिन बना रहा है। लेकिन जब हम इसे इतने सीधे शब्दों में कहते हैं तो ये कठोर लगता है ना? आपको शायद ये पूरा दर्शन बहुत कठोर, बहुत बेरहम लगे। और सच कहूँ तो आप गलत नहीं है, ये एक कड़वी दवा है। लेकिन कभी कभी कड़े कदम ही हमारी जरूरत होते हैं, और इस मामले में मैं सहमत हूँ। जब आप अपनी जीवन शैली बदलते हैं, यानी खुद को और दुनिया को अर्थ देने का तरीका, तो बाकी सब कुछ भी उसके साथ बदल जाता है। आपका व्यवहार बदल जाता है, लोगों के साथ आपका मेलजोल बदल जाता है, आपके जीने का पूरा तरीका बदल जाता है। और यही वो बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। अलग तरह से जीने के लिए, बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। आप जैसे आप अभी हम अपनी जीवन शैली चुनने की शक्ति रखते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सरल है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार आघात जैसी कोई चीज नहीं होती, परिवेश मायने नहीं रखता और ये सब महज बोझ है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी अनहैप्पीनेस पूरी तरह से मेरी अपनी गलती है? ऐसे क्षणों में ऐसा महसूस हो सकता है मानो आपके अतीत का हर हिस्सा, आप जो कुछ भी रहे हैं या किया है, उसकी आलोचना या परीक्षण किया जा रहा हो। और ये भावनाएं वास्तविक हैं। लेकिन इस संदेश का मतलब आपके अतीत के लिए आपको दोषी ठहराना नहीं है। इसका मतलब है आपको अपने भविष्य के लिए सशक्त बनाना। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, आगे क्या होगा ये चुनने की क्षमता अभी भी आपके पास है। ये शायद कठोर लगे, लेकिन कभी कभी कठोर उपाय ही असली उपचार की शुरुआत करते हैं। नहीं, आपकी आलोचना नहीं की जा रही है। यह दृष्टिकोण, एडलर का टेलिलॉजी, वास्तव में हमें एक बहुत ही मुक्तिदायक बात बताता है। आपके जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ होगा, ये निर्धारित नहीं करता कि आप आगे कैसे जिएंगे। जो आप अब यहीं मौजूद हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जीवन इसी क्षण निर्धारित होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दृष्टिकोण से अतीत उस रूप में मौजूद नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको बांधे रखे या आपके भविष्य को आकार दे जब तक कि आप इसे वो शक्ति न दें। मायने रखता है वह अर्थ जो आप आज चुनते हैं, वह जीवन शैली जो आप आज चुनते हैं, और वे कार्य जो आप आज से आगे करते हैं। ये आपके अतीत को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, ये उसके बंधन में बंधने से इनकार करने के बारे में है। मुझे यकीन है कि आपको भी सब कुछ सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। स्वयं को समझने की यात्रा एक रात में समाप्त नहीं होती, ये जारी रहती है अगले सप्ताह, अगले महीने और जीवन भर। और प्लेटो के प्राचीन संवादों की तरह उनका आदान प्रदान हमें याद दिलाता है कि संवाद स्वयं खोज का मार्ग है। असहमति असफलता नहीं बल्कि प्रगति है। और यह कि कठोर औषधि भी खुले मन से ग्रहण करने पर परिवर्तन ला सकती है। तो संवाद समाप्त होता है अंतिम उत्तरों के साथ नहीं, बल्कि एक और संवाद के वादे के साथ, और अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करने के लिए शांत साहस के साथ।